अस्सलाम वालेकुम। जमात नहुम मजबून उर्दू सबक नंबर 8 सैर पहले दरवेश मुसन्निफ मीर अमन। असनाफ सुखन में अगर हम देखेंगे तो इसकी सिर्फ दास्तान है। तो आपने पिछले जमात में दास्तान पढ़ी होगी। दास्तान का नाम था रानी केतकी की कहानी। प्यारे बच्चों, रानी केतकी की कहानी में राजा उदयबान की कहानी उसमें पेश की गई थी। इंशाअल्लाह खां इंशा ने उस दास्तान को हिंदुस्तानी असालीब में जो है हिंदुस्तानी अल्फाज में से लिखा था। तो अगली दास्तान जमात नहुम में मीर अमन की जो दास्तान है, तो अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 43 पर आप लोग देखेंगे। तो पहली बात मैं पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से देखिए और ये सुनिए। उर्दू नस्र में इब्तदाई ज़माना 18वीं सदी में कुरान और मजहबी रिसालों के तर्जुमों और मुख्तसर और तवील किस्से, कहानियों और अखलाकी नसीहतों की अरबी फारसी असालीब में नमो पा रही थी। यानी कि अरबी अदब में, फारसी अदब में कुरान के वाक़यात, मजहबी रिसालों में मुख्तसर और तवील जो है फिल्म व नसीहतें ये लिखी जा रही थी और असालीब में जो है ये लिखी जा रही थी। हमारे ज़माने की बोलचाल की ज़बान की तरह नहीं थी। अंग्रेजी सरकार ने अपने मुलाजिमों को जब हिंदुस्तान में 1857 के बाद या 1857 से पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब क़याम अमल में आया, तो अंग्रेज़ों ने अपने अंग्रेज़ ऑफिसर्स को, हुक्काम को जो है उर्दू सिखाने की गर्ज से जो है उन्होंने, और फौजियों को जो है तालीम देने के लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज भी कायम किया था। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में दरसी निसाब तैयार किया जो आम नस्ली ज़बान के नमूने उसके सामने नहीं थे। तो देखा कि हिंदुस्तान में बाकायदा स्कूल का जो क़याम अमल में नहीं आया था। हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो खानकाहों में अरबी फारसी की तालीम जो है मौलवी साहब से हम हासिल करते थे। कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में दरसी किताबों की तैयारी के लिए मुंशी मुकर्रर किए गए। तो मीर अमान या मीर अमान दहलवी को जो है ये मुंशी मुकर्रर किया गया। अगर मीर अमान दहलवी के अगर हालात देखेंगे तो आगे देखेंगे जैसे सबक में आएंगे, जो सरकारी हुक्काम के मुताबिक उर्दू नज़्म और नसर की तालीमी मवाद तैयार करने, इस ज़िम्मन में कुछ दास्तानी मसला हतीम ताई और 4 दरवेशों के किस्से आम गुफ्तगू की नसर में लिखवा गए। तो एक अवामी जो बोलचाल थी, अवामी जो ज़बान थी, अवामी ज़बान में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो है ये लिखवाए गए। 4 दरवेश की किस्सा फारसी और फारसी जैसी दकीक उर्दू में खासा मकबूल था। मुश्किल फारसी आमेश उर्दू में और फारसी में जो है काफ़ी मशहूर किस्सा था किस्सा 4 दरवेश। मीर अता हुसैन खां तहसीन ने इसका तर्जुमा नौतर्ज मोरसा के नाम से किया था। इस तर्जुमे के आम बोलचाल की ज़बान नहीं थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो उन्होंने इस किस्से को मीर अमन दिल्ली वाले से लिखवाया। इसका नाम बाब बहार रखा गया। तो मीर अमन दहलवी ने जब लिखा तो किस्से 4 दरवेश को इसका नाम रखा गया बाब बहार। ये याद रखिए आप लोग। बाब बहार एक मुख्तसर दास्तान है। तो ये होती है मुफस्सल दास्तान। मुफस्सल दास्तान जो कई जिल्द में कई हज़ार सफ़ात पर मुश्तमिल होती है। और मुख्तसर दास्तान आप देखेंगे 8वीं जमात की भी मुख्तसर दास्तान की अपने पास रानी केतकी की कहानी। तो ये भी जो है किस्से 4 दरवेश मुख्तसर दास्तान है। दास्तान अमीर हमजा, अगर आप लोग देखेंगे दास्तान अमीर हमजा ये बहुत तवील दास्तान है। दास्तान कहानी सुनाने का एक तरीका है जिसमें एक कहानी में कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। एक कहानी में कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। 4 दरवेश अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं और उन कहानियों में शामिल कई छोटी छोटी कहानियाँ शामिल नजर आती हैं। कभी इन कहानियों में हल्का सा रब्त भी नजर आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दास्तान में सुनाई जाने वाली कहानियाँ का आपस में रब्त हो। दास्तान में एक मरकजी किरदार होता है। किसी बड़ी मुहिम को सर करने के लिए वो कई तरह के खतरात मरहलों से गुजरता है। जब वो मुहिम सर हो जाती है तो उसे खास मंजिल पर दास्तान अपने अंजाम तक पहुँचती है। आमतौर पर दास्तानों का अंजाम खुशगवार होता है। दास्तान में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि सुनने वाले या पढ़ने वाले को तख़य्युल और तजस्सुस को कायम रखे। माँ फ़खुर की तरह जैसा देखो जीन पढ़ियाँ वैसा जो माँ फ़खुर की तरह आना से जो इसका इस्तेमाल ऐसे किरदार जो है दास्तानों में अक्सर पाए जाते हैं। दास्तान के करीब की इंतजार कायम रखने में माहौल साबित होते हैं। दास्तान को एक के बाद कई मराहल से गुजारा जाता है और उसके बयान में ज़बान में ऐसी इस्तेमाल की जाती है कि दास्तान की तवालत काट का सबब नहीं बन पाती। तो उसको उसका सुनने वाले को एक जो है एक असल मजा आता है। तो ठीक है, पढ़ने होते। इस सबक में सैर पहले दरवेश के लफ्ज़
सैर यहाँ आम किस्म के सैर सपाटे का बयान नहीं बल्कि दुर्वेश की जिंदगी में कैसे कैसे वाक़यात पेश आए, इसका ताल्लुक किन किन लोगों से था, कहानी सुनाने वाले ने इनके साथ कैसे कैसे हालात देखे और उनकी ज़िंदगी का सफ़र का अंजाम क्या हुआ, ये सारी बातें फ़कत सैर के मफ़हूम को जाहिर करती हैं। तारीख के झरोखे से देखो, आपको पीले रंग में नजर आ रहा। 18वीं सदी के आखिर में टीपू सुल्तान की शहादत 1799 में के बाद जनूबी हिंद के बड़े हिस्से में काबिज हो गए। उस वक्त हुकूमत की दफ्तरी ज़बान फारसी थी, लेकिन अवामी सतह पर बोली जाने वाली ज़बान उर्दू थी, तो मुझे दफ्तर की और दरबारी ज़बान की फारसी। अंग्रेज गवर्नर जनरल वेजली ने इंग्लैंड से आने वाले नए हुक्काम और आम मुलाजिमन को देसी ज़बान से वाकिफ कराने के तहत 4 मई 1800 को एक मुस्तकिल तालीमी इदारा फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद डाली। तो दिल्ली में देखो, अपना कलकत्ता में देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद जो कलकत्ता में डाली गई। वेजली ने कॉलेज के कई शोबे कायम किया और लायक असातिज़ा का तकर्रुर किया। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को हिंदुस्तानी ज़बान के कई शोबे का सदर मुंतखब किया गया। गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तानी ज़बान, लुगत, हिंदुस्तानी इल्मुल लिसान, उर्दू सरफ़-ओ-नौ और मशरक़ी ज़बान जैसे मौज़ूआत पर मुश्तमिल तकरीबन 1.5 दर्जन किताबें लिखी है। उन्होंने न सिर्फ खुद तस्नीफ की तालीफ का काम किया बल्कि अपने आयत के नामवर नस्ल निगारों की खिदमत हासिल की और उनके लिए ऐसी किताबें तस्नीफ और तालीफ कराई जिनके से आज तक कोई अहमियत नहीं रखी। तो वो दास्तान का कहा था कि दास्तान की शुरुआत, दास्तान की बुनियाद जो रखी गई, कहा था कि दास्तान में सुनने से ताल्लुक़ रखते थे। 2 जानू होकर बैठकर जो है रात में सराय में, जो है सराय के पास, जब उस ज़माने में तफरीह का कोई जरिया नहीं था, तो लोग शाम के वक्त जो है ये जमा होते थे और दास्तान को आते थे और अपने सराय में जो दास्तान सुनाते थे। तो रात से जो दास्तान सुनाने शुरू करते थे और आखिरी रात के आखिरी हिस्से में जो है उसको ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देते थे ताकि दूसरे दिन लोग जमा हो जाए। जब मोड़ पर छोड़ने के बाद उनके साथी जो है रुमाल घुमाते थे और दास्तान को जो है इस तरह से अपने गुजर बसर का पैसा जो है वो सुनने वालों से वसूल करते थे। तो उसी तरह से ये दास्तान जो अपने पास दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, इन इलाकों में भी लोगों दास्तान को जो है, अगर शमशुर रहमान फारूकी की आप किताब पढ़ेंगे दास्तान को और आखिर दास्तान को भी जो थे, तो उनको दास्तान जो कई हज़ार सफ़ात की दास्तान जो है अज़बरियात थी और वो दास्तान जो गाँव करिया घूम कर जो दास्तानें सुनाया करते थे। तो मुसन्निफ का तारुफ भी देखेंगे, मीर अमन दहलवी का तारुफ भी जो है हम देखेंगे और दास्तान हम कल पढ़ेंगे। अपने तारुफ के लिए आज तक इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़। मीर अमन जान पहचान में देखेंगे, हालात पूरी तरह मालूम नहीं, अलबत्ता उनके मुतालिक चंद बातें मारूफ हैं। वो 1750 में दिल्ली में पैदा हुए। उनका नाम मीर अमान बताया जाता है। उनका तखल्लुस लुत्फ़ था, यानी कि शायरी भी करते थे। वो फारसी के आलिम थे। उन्होंने फारसी तसानीफ अखलाक़ हुस्ना का उर्दू तर्जुमा गंज खूबी के नाम से किया। अहमद शाह अब्दाली 17वीं सदी देखेंगे कि बार बार दिल्ली पर हमला होता था, दिल्ली उजड़ती थी। तो दिल्ली उजड़ने की वजह से जो है पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई थी। तो मीर अमन अजीमाबाद जहाँ बसे, अजीमाबाद यानी कि जो पटना, आजकल जो बिहार का इलाका जो है वहाँ पर जो पटना में जा बसे। फिर भी उनके हालात नासाजगार रहे। उन्होंने कलकत्ता की राह ली और यहाँ कुछ दिनों बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट तक उनकी रसाई हुई, जिन्होंने मुंशी के अहदे पर उनका तकर्रुर कर दिया। वो 5 बरस कॉलेज के मुलाजिम रहे। एक उस मुद्दत में उन्होंने बाब बहार की तस्नीफ, यानी कि बाब बहार जो है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में रहकर मीर अमान ने फारसी से सलीस और आसान ज़बान में उसका तर्जुमा किया। बाब बहार मीर अमन के कॉलेज की तरफ से 500 रुपये का इनाम दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की तरफ से इतना सलीस और बेहतर तर्जुमा किया तो उनको 500 रुपये का इनाम मिला और 1837 में जो है उनका इंतकाल हुआ। तो दास्तान शुरू होती है। पहला दरवेश 2 जानू हुआ बैठा, अपने सैर का किस्सा इस तरह कहने लगा। तो दास्तान सुनाने का जो तरीका 2 जानू होकर जो इधर मुतवज्जा हो, माजरा इस बेसरोपा का सुनो। तो बैठी हुआ से कहता है कि इधर सब लोग मुतवज्जा हो और मेरा माजरा सुनो बेसरोपा का। हाय यारा, मेरी पैदाइश और वतन बुजुर्गों का मुल्क यमन है। तो कहता है कि मैं यमन के मुल्क का रहने वाला बाशिंदा हूँ। वालिद इस आजिज का मलकुत तुजार, यानी कि मलकुत तुजार है कि तमाम ताजिरों का बादशाह, बहुत बड़ा ताजिर था उसका वालिद। ख्वाजा अहमद नाम बड़ा सौदागर था। तो कहता है कि मेरे वालिद का नाम जो ख्वाजा अहमद था और वो जो है यमन का बहुत बड़ा ताजिर था, तमाम ताजिरों का बादशाह था। उस वक्त में कोई महाजन या बनिया उसके बराबर न था। पूरे यमन में उसके बराबर इतना बड़ा ताजिर पूरे यमन में कोई न था।
अक्सर शहरों में कोठियां और गुमाश्ते खरीदो फरोख्त के वास्ते मुकर्रर थे। खरीदो फरोख्त वाव अतफ का पर जिक्र है, खरीद व वाव फरोख्त वाव अतफ का पर जिक्र है। तुझे कई कई कोठियां तिजारती की कोठियां थे, लाखों रुपए नकद, यानी कि उस जमाने में लाखों रुपए नकद थे और जिस मुल्क उनके घर में मौजूद थी। दुनिया जहाँ की तमाम एक से बेहतर चीजों से घर में मौजूद थी। उनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। एक तो यही फकीर जो कफनी, यानी कि जो दास्तान सुना रहा है, जो टूटे कपड़े में बैठा है फकीर कफनी जो है, मैं खुद उस बड़े सौदागर के घर में पैदा हुआ। सिली पहने हुए मुर्शिदों के हुजूर में हाजिर हुआ और बोला। दूसरी एक बहन जिसका किबला गाह ने अपने जीते जी में और शहर के सौदागर बच्चे से शादी कर दी। मेरे वालिद साहब ने अपने हयात में ही मेरी बहन की शादी कर दी थी, वो अपने ससुराल में रहती थी। एक दास्तान की जो शुरुआत है तो हम अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि वो कवालत और वक्त का ये करते हुए जो